नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पशुपालन विज्ञान है जो हम पढ़ चुके हैं, सभी टॉपिक है, सभी यानी कि जो भी हम उन पर चर्चा कर चुके हैं। तो पशुपालन में जो भी हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली है उसके बारे में है, जो हमने उनकी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, मुर्गी है, इनकी नस्लों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद जो पशुओं से संबंधित रोग है, औषधियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उनका आवास है, प्रबंधन है, उनके रोग है, औषधियां, राजस्थानी शब्दावली, ये जो सब टॉपिक होते हैं पशुपालन में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पशुपालन से संबंधित जो भी थ्योरी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यानी कि मैंने है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ही उठाए हैं और रिलेट करके हम चलेंगे। तो ज्यादा वक्त न लगाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पशुपालन से संबंधित, पशुपालन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जब हमने पहली क्लास में जाना था कि पशुपालन क्या होता है, पशुपालन में किस किस का अध्ययन किया जाता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, कौन इसके जनक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पशुपालन शब्द की सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पशुपालन शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। क्या सर इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? हाँ बच्चों, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर में भी पढ़ा जाता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, और जो अपने हैं ओलेरिकल्चर किसका है, फ्लोरिकल्चर किसका है, ओइनोलॉजी किसका है। ये जो शब्द है ये हम पढ़ते रहते हैं। तो आज हम बात करें पशुपालन में तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो क्या ग्रीक भाषा का है, क्या लैटिन का है, क्या अंग्रेजी का है, क्या संस्कृत का है? तो पशुपालन किस भाषा का शब्द है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो ग्रीक भाषा के शब्द, यानी कि अगर हमें पहचानना पड़ जाए, ये तो चलो ठीक है अपने नहीं लगता है, लेकिन कई बार क्या है कि क्वेश्चन पूछ ले और हमें अगर पहचानना हो कि सर किस प्रकार से हम पहचाने कि ग्रीक का कौन सा है, लैटिन का कौन सा है। देखो जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए, जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए वो शब्द किस भाषा का होता है बच्चों? वो होता है ग्रीक भाषा का। जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए, जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए वो शब्द किस भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाए, क्या लग जाए बच्चों? कल्चर लग जाए, कल्चर लग जाए वो किस भाषा का होगा? वो लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो ग्रीक और लैटिन का ज्यादातर पूछा जाता है और इसका ही हमें याद रखना है। सर जैसे जैसे कि हम देखते हैं पोमोलॉजी, सर ये तो आपने अपवाद ले लिया, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी अगर ये इसी प्रकार से आता है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो ये बच्चों ग्रीक भाषा का ही होता है। अगर अलग अलग हो तो ये पोनम और लोगस से बना है तो लैटिन और ग्रीक भाषा को हो जाएगा, लेकिन अगर पोमोलॉजी पूछा जाता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। सर चलो और बता दो, पोमोलॉजी के अलावा और भी हम कह सकते हैं, ओइनोलॉजी कह सकते हैं, है ना, पेडोलॉजी कह सकते हैं, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी भी किस भाषा का शब्द होता है? तो पेडोलॉजी भी है जो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, यानी कि जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कल्चर, कल्चर का हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर, है ना। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। और ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, तो ये है एग्रीकल्चर का है। तो अब है कि सर पशुपालन किस भाषा का? पशुपालन है बच्चों अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी का, या इसको क्या लिख कर दे सकता है? इंग्लिश का, ठीक है ना। बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन शब्द है वो अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा का शब्द है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का मतलब होता है पशु और हस्बेंड्री का मतलब होता है जो ख्याल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन के जनक कौन है? यानी कि पशुपालन के जनक कौन है? हमने दो जनक पढ़े थे, एक तो भारत में कौन है और एक विश्व में कौन है। तो पशुपालन के जनक कौन है भाई? जेलुस है या सालीहोत्रा है, एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है बच्चों पशुपालन के जनक? देखो अगर हमें पूछे पशुपालन के जनक कौन है तो ये पूछ रहे विश्व में, यानी कि पशुपालन के जनक कौन है, तो कौन है बच्चों? जेलुस। कौन है? जेलुस है। अगर हमें पूछे कि भारत में पशुपालन के जनक कौन है, कौन है भारत में पशुपालन के जनक कौन है, तो भारत में पशुपालन के जनक कौन है? सालीहोत्रा।
सर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में बताइए बच्चों। ये है हरित क्रांति के जनक, राजस्थान में या भारत में, ठीक है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये तो हमारे लगता है ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक। पढ़ा था ना ऑपरेशन फ्लड जो 1970 से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिर पशुपालन की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? पशुपालन है, सॉरी पशुपालन है जो पशुपालन, उसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। 4000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हम सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो पशुपालन की उत्पत्ति है वो क्या? 4000, 5000, 6000, 10,000। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 नंबर 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व पशुपालन की उत्पत्ति मानी जाती है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1955, 1957, 1965, 1970। तो क्या है भाई इसका राइट आंसर क्या है? पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी बच्चों 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। सर 1955 में क्या है? तो 1955 हम बार बार पढ़ रहे थे कि NDRI की स्थापना क्या? 1955 नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर बच्चों? करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में क्या है? NDRI है, जहां से गाय की 2 नस्लें विकसित की गई है, कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस। 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना होगी। 1965 में क्या है भी? 1965 में क्या है? नेशनल NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। कहाँ पर बच्चों? आनंद गुजरात। कहाँ पर है? आनंद। आनंद कहाँ पर है? गुजरात। और आनंद को क्या कहते हैं? दूध की राजधानी आनंद गुजरात, जिसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1965। सर 1977 में क्या है? 1970 में क्या है बच्चों? RCDF। RCDF जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो राजस्थान में सिर्फ एक ही है, सरस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1977-78। डॉकिंग के लिए उपयुक्त उम्र है। सर डॉकिंग क्या होती है? हम जब पढ़ रहे थे कि पशुपालन से संबंधित शब्दावली टर्मिनोलॉजी, तब हम बार बार जान रहे थे सर डॉकिंग क्या है, डॉकिंग क्या है। और जो हम बार बार आगे की जो चैप्टर में भी हम बार बार इसका रिपीट कर रहे थे डॉकिंग क्या है, क्योंकि डॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। सबसे पहले तो यह है कि डॉकिंग की किस में जाती है? तो डॉकिंग की जाती है भेड़ों में। और सर डॉकिंग होती क्या है? भेड़ की पूंछ काटना। भेड़ की पूंछ काटना क्या होता है? डॉकिंग होती है। क्यों काटी जाती है? क्योंकि भेड़ की पूंछ है जो जमीन से संपर्क होती है, जमीन से संपर्क होने के कारण उसकी पूंछ के माध्यम से जो परजीवी होती है उसके ऊन के माध्यम से है, पूंछ से ऊन में, ऊन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। इसलिए भेड़ों को क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। तो इसलिए उसमें भेड़ों में जो पूंछ काटी जाती है, और पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग के लिए उपयुक्त उम्र क्या होती है? 7 से 14 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 दिन, 1 व 2। देखो ऐसा नहीं है कि हमें अगर आंसर आ रहा है और हमने जैसा ही पढ़ा कि डॉकिंग के लिए उपयुक्त उम्र होती है 7 से 14 दिन और हमने ये कर दिया, नहीं बच्चों, ये क्या हो जाएगा? गलत। चारों ऑप्शन देखने बहुत ही जरूरी है। अगर कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें क्वेश्चन को काट कर भी करना होता है। सर काट कर कैसे? देखो अगर आपको पेपर करने का तरीका आ रहा है ना, तो आप बहुत ही अच्छे है जो रिजल्ट ला सकते हो। कैसे? क्योंकि अब देखो हमारा पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं 7 से 14 दिन या 1 से 2 सप्ताह कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ना। तो ये तो चलो हो सकता है हमने छोड़ दिया। 1 से 2 सप्ताह भी चलो पढ़ा हुआ, 3 से 4 सप्ताह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से काटना भी सीखो कि ये तो नहीं हो सकता। अब इनमें से कोई आंसर है तो 7 से 14 दिन को क्या कहते हैं? 1 से 2 सप्ताह है, यानी कि 7 दिन में 1 सप्ताह होता है। तो 1 से 2 सप्ताह, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्या है कि डी बीकिंग में निचली व ऊपरी चोंच का अनुपात क्रमश होता है। देखो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें नहीं है क्रमश है, ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। अगर हम इनको नहीं देखते हैं तो मार खा जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा रटा हुआ होता है और एग्जामिनर है जो उसको क्या कर देता है? घुमा कर दे देता है। क्योंकि क्वेश्चन
यानी कि एनिमल हस्बेंड्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन उतने ही बनेंगे जितने उसमें है, याद सभी को होता है, आगे वही जाता है, सिलेक्शन वही लेता है, जिसको एक तो ये क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से मेरे को पढ़ना है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट रखना है। इसको अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो मार खा जाओगे, क्योंकि अब ये सबका याद है कि डी बिकिंग में 1/4:1/8 रखा जाता है, ये सबके याद है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या पूछा है, डी बिकिंग में निचली व ऊपरी चोंच का अनुपात, ये क्या पूछ रहे हैं उसने, कर्मश है। कर्मश का मतलब होता है कि अगर पहले निचली पूछा है, पहले निचली और उसके बाद ऊपरी चोंच, तो ये हमें पता है कि जो डी बिकिंग का जो अनुपात होता है वो क्या रखा जाता है, डी बिकिंग का अनुपात रखा जाता है 1/4:1/8, ये रखा जाता है ना। ये किसका होता है, ये होता है ऊपरी चोंच का, ये होता है निचली चोंच का। अब इसने क्या पूछा है, पहले क्या पूछा है, निचली चोंच, तो पहले क्या आएगा 1/8, तो इसमें क्या है 1/4:1/8, 2/4 2/8, 1/8:1/4, 2/8:2/4। तो अब हमें ये तो पता है कि 1/4:1/8 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब रह क्या गए, दो रह गए, इन दोनों में से क्या होगा, इसने पहले क्या पूछा है, निचली चोंच, पहले क्या पूछा है बच्चों, निचली चोंच, तो पहले क्या आएगा 1/8, तो क्या इसमें पहले 1/8 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, कि निचली व ऊपरी चोंच का अनुपात है वो 1/8 1/4 रखा जाता है। डी बिकिंग क्यों की जाती है, डी मतलब होता है हटाना, बीक मतलब होती है चोंच। तो मुर्गियों में चोंचों को सही अनुपात में काटना ताकि वह एक दूसरे को मारकर घायल न करे, और मारने का कारण होता है NaCl की कमी, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। फिर हमें ये पूछ ले कि डी बिकिंग के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो नाम से ही याद रखना, डी बिकर, कौन सा बच्चों, डी बिकर, डी बिकर यंत्र द्वारा है जो चोंच काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों में कैनाबोलिज्म का कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमने जाना था कि कैनाबोलिज्म क्या होता है, और अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी जाना है। कैनाबोलिज्म का कारण क्या होता है, कैनाबोलिज्म का संबंध अगर हमें पूछ ले कि कैनाबोलिज्म का संबंध होता है तो मुर्गियों से, या पक्षी भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं मुर्गियों से, लेकिन ज्यादातर मुर्गियों में होती है। कैनाबोलिज्म का संबंध है मुर्गियों से। कैनाबोलिज्म में क्या होता है, का कारण क्या है, कैनाबोलिज्म का कारण क्या है मुर्गियों में, तो NaCl की कमी, कैल्शियम की कमी, सोडियम क्लोराइड की कमी, या 1 व 3। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कमी है या अधिकता है, क्योंकि क्या देता है एग्जामिनर, सबसे पहला ऑप्शन क्या देगा, अगर हमें पता है कि NaCl की कमी होती है, वह पहला ऑप्शन देगा NaCl की अधिकता, और हम क्या देखेंगे, NaCl देखेंगे और इसको राइट क्लिक कर देंगे। नहीं बच्चों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले पूरा पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, मुर्गियों में कैनाबोलिज्म का कारण क्या होता है, NaCl की कमी, कैल्शियम की कमी, सोडियम क्लोराइड की कमी। अब हमें पता है कि कैल्शियम की तो कमी के कारण ये होता नहीं है, एक काट दिया। अब पढ़ा हुआ दोनों है, NaCl की कमी हमने पढ़ा, NaCl की कमी, और हमने इसको टिक कर दिया, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा देखना है। तो NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अब यहाँ पर भी क्या है, कमी है, और यहाँ पर भी क्या है, कमी है, तो NaCl और सोडियम क्लोराइड की कमी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 व 3 दोनों, क्या हो जाएगा 1 व 3 दोनों। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम क्वेश्चन को, यानी कि आसान क्वेश्चन को गलत कर दें। अगर हमने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया तो हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, केपोनाइजेशन में कौन सा हार्मोन काम में लेता है। एक हमने क्रिया पढ़ी थी केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन क्या होता है कि मुर्गे की अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय करना। मुर्गे की अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय करना क्यों किया जाता है, ताकि वह अपने जो लक्षण है, लैंगिक लक्षण वो नए दिखा सके। तो केपोनाइजेशन में कौन सा हार्मोन लेते हैं, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन, या एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं केपोनाइजेशन में। केपोनाइजेशन में क्या होता है कि जो मुर्गे की अंड ग्रंथियां होती है उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। किस प्रकार से करते हैं कि एक मादा का हार्मोन होता है, मादा पक्षी का हार्मोन लेते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन की एक टेबलेट लेते हैं। उस टेबलेट को क्या करते हैं, नर जो मुर्गा होता है उसके जो गर्दन होती है उसके पास तीरा लगाकर वहां पर रख दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मादा हार्मोन होता है उसके वो हार्मोन उस नर के शरीर में फैलते हैं, और उस शरीर में फैलने के कारण जो नर के हार्मोन होते हैं उनको उदासीन या निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण जो नर मुर्गा होता है वह अपने लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो इसलिए केपोनाइजेशन का संबंध है मुर्गे से। तो केपोनाइजेशन में कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, तो कौन सा हार्मोन लेते हैं, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। ये हार्मोन या तो आपको याद नहीं होगा, याद हो गया तो आप इसको भूलोगे नहीं। तो कौन सा हार्मोन है बच्चों, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन।
सर ऑक्सीटोसिन भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन क्या होता है? दूध को, मादा पशु में दूध को, मादा पशु में दूध को एन से थनों में उतारने हेतु, एन से थनों में उतारने हेतु कौन सा हार्मोन काम लेते हैं? ऑक्सीटोसिन, जिसे बोलते हैं लेट डाउन के लिए। एन से थनों में उतारने के लिए कौन सा हार्मोन काम लेते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो क्या काम करता है कि जैसे हम देखते हैं ग्रामीण में जो माताएं होती है वो क्या करती है कि गाय है, भैंस है, वो अगर दूध नहीं देती है तो एक कांच का सही टिक्का होता है, उसको भरकर इंजेक्शन में उसके जो गाय भैंस है उसके पुट्ठों पर लगाते हैं, और उस पर लगाने पर वो तुरंत प्रभाव से काम करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो असर होता है वो मात्र होता है 5 से 7 मिनट के लिए। ये 5 से 7 मिनट तक ये असर करता है, और ये भी हमें पता है कि दुग्ध दोहन में समय भी कितना लगता है? 5 से 7 मिनट लगता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन होता है? ये जो हार्मोन होता है ये होता है मादा का, ठीक है ना, मादा का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। दो हार्मोन हमने पढ़ा थे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है कि गाय जब क्या होती है हीट में आती है, मध्य में आती है, तब ये सबसे ज्यादा सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा था? एस्ट्रोजन था। प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये दोनों ही मादा के हार्मोन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन केपोनाइजेशन में हार्मोन काम में लेते हैं, और किस लिए काम करते हैं? बद्याकृत मुर्गे को बद्याकृत करने में काम में लेते हैं। बद्याकृत जो नर मुर्गा होता है उसको क्या कहते हैं? केपेन कहते हैं। ये भी याद रखना है कि बद्याकृत नर मुर्गा क्या कहलाता है? फिर केपेन कहलाता है। ये दोनों सेम ही है ऑप्शन, यहाँ पर हम प्रोजेस्ट्रोजन कर लेंगे, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? कास्टिंग के दौरान पशु को किस तरफ गिराया जाता है? तो ये भी हमने जाना था। कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग क्यों की जाती है? तो कास्टिंग के दौरान पशु को किस तरफ गिराना चाहिए? क्या बाईं तरफ गिराना चाहिए, दाईं तरफ गिराना चाहिए, दोनों ओर, या कोई नहीं? तो कास्टिंग क्या होती है? अगर पशु में बद्याकरण करना है, उसका सींग रोधन करना है, कोई दवाई देनी है, हमें कोई भी पशु में क्रिया करनी है, तो उसके लिए उसको गिराया जाता है। तो किस तरफ गिराना चाहिए? तो हमने एक ट्रिक जानी थी, उस ट्रिक का क्या नाम था बच्चों? क्या ट्रिक थी भी? कास्टिंग के दौरान किस तरफ कांदा, क्या थी? कांदा। सर ये तो छोटी सी ट्रिक है, का से कांदा, दा से दाई और, किस तरफ बच्चों? दाई और। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और गलत होता है, दाई और गिराना चाहिए। क्यों गिराना चाहिए ये भी हमने जाना था, क्योंकि जो पशु होता है उसमें क्या होता है? बाई और रुमेन होता है। क्या होता है बच्चों? बाई और रुमेन होता है। बाई और क्या होता है? रुमेन होता है। अगर पशु को हम बाई और गिराएंगे तो पशु में आफरा या ब्लोएट होने की संभावना रहती है, जिससे पशु की मौत भी हो सकती है। इसलिए पशु को किस तरफ गिराना चाहिए? पशु को दाईं ओर गिराना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाईं ओर। क्या हो जाएगा बच्चों? दाईं ओर हो जाएगा। पेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार, दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? ये भी हमने टर्म पढ़ी थी एक, कि जो भेड़ होती है उनको 3 से 4 सप्ताह पूर्व ब्याने से पहले जो आहार देते हैं उसको क्या कहते हैं? गाय भैंस होती है उसको भी 6 से 7 सप्ताह पूर्व है जो अतिरिक्त आहार देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये हम दोनों जानी थी। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है फ्लूसिंग, टेमिंग अप, संतुलित आहार, उत्पादन आहार। तो इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो भेड़ को सबसे पहले तो हमें देखना किस में पूछ रहा है कि भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या होता है? फ्लूसिंग, स्टेमिंग अप, संतुलित आहार, उत्पादन आहार। तो क्या होता है बच्चों? फ्लूसिंग होता है। क्या होता है? फ्लूसिंग होता है। और गाय भैंस को 6 से 7 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार होता है जो प्रतिदिन देते हैं, वो क्या होता है? स्टेमिंग अप होता है। ये किस में देते हैं? गाय भैंस में। संतुलित आहार कौन सा होता है? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं भी? संतुलित आहार कहते हैं। उत्पादन आहार कौन सा होता है? जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी हम दाना देते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादन आहार कहते हैं। बद्याकृत नर पशु क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बद्याकृत नर पशु है वो क्या कहलाता है? तो ये भी हमने जाना था कि टीजर बुल होता है वो क्या होता है? बुल क्या होता है? कैपेन क्या होता है? सांड क्या होता है? तो बद्याकृत नर पशु क्या कहलाता है? टीजर, बुल्लक, कैपेन, सांड। तो क्या होता है? ये भी हमने जाना था कि बै से बद्याकृत, बै से बद्याकृत और बै से बुल्लक, बै से बद्याकृत, बै से बुल्लक। तो बद्याकृत नर पशु क्या कहलाएगा? बुल्लक कहलाएगा। क्या होगा? बुल्लक। तो टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल वह होता है नसबंदीकृत पशु, नसबंदीकृत, नसबंदीकृत
नसबंदी पशु क्या होता है दोस्तों? टीजर बुल होता है। टीजर बुल को क्या काम में लेते हैं? मध्य में आए पशु को पहचानने के लिए, मध्य में आए हुए मध्य में आए हुए मध्य में आए हुए पशु की पहचान के लिए, किसको काम में लेते हैं? टीजर बुल को। ज्यादा हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम दुग्ध दोहन में कितने समय पहले ग्रूमिंग, दुग्ध दोहन से पहले कितने समय, दुग्ध दोहन से कितने समय पहले जो ग्रूमिंग किया जाता है, ग्रूमिंग या फुरहरा, ये भी हमने जाना था कि दुग्ध दोहन से पहले कितने समय है जब ग्रूमिंग या फुरहरा। ग्रूमिंग या फुरहरा क्या होता है? एक बुरुश सा लगा होता है डेयरियों में, जिसके पास पशु जाते हैं और अपने गर्दन पर या शरीर पर खुजली कर लेते हैं। तो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 घंटे पहले ग्रूमिंग या फुरहरा की जाती है। फिर है कि जो भैंस होती है उसकी कीचड़ में, भैंस का पानी में या कीचड़ में लेटने की क्रिया क्या होती है? बेलोइंग, वेलोइंग, ब्लीटिंग, 1 व 2 दोनों। तो क्या होती है भाई? भैंस का पानी में लेटने की क्रिया क्या होती है बच्चों? बेलोइंग, वेलोइंग, ब्लीटिंग या एक या दो। तो क्या हो जाएगी? वेलोइंग। क्या हो जाएगी? वेलोइंग। बेलोइंग क्या होता है? गाय व भैंस की आवाज, गाय व भैंस की आवाज को क्या कहते हैं? बेलोइंग कहते हैं। याद किस प्रकार से रखना था? आवाज को हम क्या कहते हैं? बोलना। क्या कहते हैं? बोलना। तो बै से बोलना, बै से बेलोइंग। या दूसरा तरीका बता देता हूं कि वेलोइंग, भैंस का पानी में, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। क्या कहते हैं बच्चों? वाटर। तो वाटर, वैसे वाटर, वैसे वेलोइंग। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही ऑप्शन देते हैं कंफ्यूजन के लिए। ब्लीटिंग क्या होती है? भेड़ और बकरी की आवाज, भेड़ और बकरी की आवाज क्या होती है? ब्लीटिंग, जिसको क्या कहते हैं? मिमियाना, भेड़ व बकरी। ठीक है ना। ब्रॉयलर मुर्गी की उपयुक्त उम्र क्या होती है? मुर्गियां भी कई प्रकार की होती है। ब्रॉयलर, एक होती है रोस्टर, है ना, 6 से 8 सप्ताह, 9 से 12, 6 से 8 माह, 9 से 12 माह है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ऐसा नहीं 6 से 8 पढ़ा हमने आंसर कर दिया। 6 से 8 आगे क्या सप्ताह है, दिन है, महीना है, वर्ष है। तो 6 से 8 सप्ताह, 9 से 12 सप्ताह, 6 से 8 माह, 9 से 12 माह है। तो ब्रॉयलर या मुर्गी की उपयुक्त उम्र होती है, तो ये भी हमें पता है कि लगभग सप्ताह में होती है। तो माह वाला तो होएगा नहीं। अब इन दोनों में से क्या होएगा? 6 से 8 सप्ताह। क्या हो जाएगा बच्चों? 6 से 8 सप्ताह की जो मुर्गी होती है, जिन्हें ब्रॉयलर क्या होती है? जिन मुर्गियों को हम मांस के लिए काम में लेते हैं, मांस उत्पादन के लिए हम काम में लेते हैं, वो ब्रॉयलर होती है 6 से 8 सप्ताह की। 9 से 12 की जो मुर्गियां होती है, 9 से 12 सप्ताह की जो मुर्गियां होती है, जिन्हें हम मांस उत्पादन के लिए काम में लेते हैं, तो वो क्या उनसे होती है? रोस्टर्स। उनको क्या कहते हैं बच्चों? रोस्टर्स कहते हैं, रोस्टर्स कहते हैं। ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं? रोस्टर्स कहते हैं। मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है? ये भी हमने जाना था कि मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है? अंडे से चूजा बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडे के लिए पालने, जो अंडे उत्पादन के लिए जो हम मुर्गियां पालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या लेयर्स होता है मुर्गी का अंडा देना? क्या लेइंग होता है? क्या हैचिंग होता है? क्या रोस्टर्स होता है? तो लेयर्स क्या होता है? लेयर्स होता है अंडे उत्पादन हेतु। अब हमने 2 पढ़ी है, अभी पीछे क्या पढ़ी थी कि मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां कौन सी होती है? ब्रॉयलर। कौन सी होती है? मुख्यतः ब्रॉयलर या रोस्टर्स। और अंडे उत्पादन हेतु कौन सी बच्चों? अंडे। अगर हमें सिर्फ मुर्गी से अंडा ही प्राप्त करना है, अंडा ही प्राप्त करना है, और तब हम अगर मुर्गी को पालन कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? लेयर्स। लेइंग क्या होता है? मुर्गी का अंडा देना। क्या हो जाएगा? लेइंग। मुर्गी का अंडा देना, लेइंग। हैचिंग क्या होता है? अंडे से चूजा बाहर निकलना। अंडे से चूजा बाहर निकलना क्या होता है? हैचिंग होता है। और कितना समय लगता है? 21 दिन का समय लगता है। कितना? 21 दिन का समय लगता है। रोस्टर्स क्या हो जाएगी? 9 से 12 सप्ताह की मुर्गियां, जिन्हें मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। टर्की मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर निकलने में कितना समय लगता है? तो ये भी हमने जाना था कि अंडे से चूजा बाहर निकलना हैचिंग होता है और इसमें 21 दिन का समय लगता है। लेकिन एक टर्की मुर्गी होती है जिसमें है जो ये समय 21 दिन नहीं लगता है, इसमें कितना लगता है भाई? 28 सप्ताह, 21 सप्ताह, 21 दिन या 28 दिन। तो यह सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस में थी? दिन में थी, है ना। तो ये सप्ताह तो 28 नहीं होंगे, 21 सप्ताह नहीं होंगे। अब इन दो में अगर हम तुक्का मारे तो सामान्यतः मुर्गी में कितना दिन लगता है? 21 दिन लगता है। लेकिन ट्रक की मुर्गी होती है उसमें कितना समय लगता है? उसमें 28 दिन का समय लगता है। गाय की 4 माह की बच्चिया का चयन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? गाय की 4 माह की बच्ची का अगर हमें चयन करना है तो कौन सा सर्वोत्तम तरीका है? वंशावली चयन, स्कोर कार्ड, जीनोटाइप या फिनोटाइप, जीनोटाइप या फिनोटाइप। अब हमने ये भी जाना था क्या कि पशुओं की चयन की विधियां, पशुओं की चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी थी? सर्वोत्तम विधि थी गुणात्मक विधि। ये क्या है? सर्वोत्तम विधि है, पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है, जिसमें पशु के शरीर के अंग के आधार पर 2 नंबर देते हैं, उसी के आधार पर हम पशु का चयन करते हैं। सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
स्कोर कार्ड मेथड, या इसको बोलते हैं हिंदी में गुणात्मकता विधि। ये तो इसका नहीं होगा। अगर अब क्या 4 माह की, 4 माह की क्या होती है, छोटी होती है बच्चियां, तो हमने क्या जाना था कि वंश के आधार पर, यानी कि वंशावली, यानी कि उसके पूर्वजों को देखकर हमने क्या कर लिया, अगर किसी पशु का चयन किया है तो वो क्या होता है, वंशावली चयन। वो क्या होता है बच्चों, वंशावली चयन। फिनोटाइप क्या होती है, आनुवंशिक गुणों के आधार पर, और फिनोटाइप होती है बाह्य गुणों के आधार पर, वो होते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना। तो वंशावली चयन होते हैं यानी कि उसके वंश को देखकर, उनके उनके पूर्वजों का हमने वंश देखा कि इसकी जो माता है वो 10 लीटर दूध देती थी, तो ये भी शायद इतना ही दूध देगी, तो इसलिए हमने इसका चयन कर लिया। तो वो कौन सी होती है, वंशावली चयन। बछड़े की पहली विष्ठा को क्या कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि बछड़े की पहली विष्ठा को क्या कहते हैं, नाइट सोयल कहते हैं, विनिंग कहते हैं, नेवल कार्ड कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। तो बछड़े की पहली विष्ठा को क्या कहते हैं भाई, पहली विष्ठा को वो मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेकोनियम कहते हैं। विनिंग क्या होती है कि बछड़े को माँ से अलग रहकर पालना, विनिंग होता है। नेवल कार्ड क्या होता है, प्लेसेंटा या नेवल कार्ड है, जिसको टिंचर आयोडीन से हमें जो विस्तारित करना चाहिए, है ना, नेवल कार्ड। नवजात बछड़े का शरीर भार कितना होता है, नवजात बछड़े का शरीर भार कितना होता है, 20 से 30 किलोग्राम, 30 से 40, 50 से 60, 80 से 90। तो क्या हो जाएगा, नवजात बछड़े का शरीर भार है वो 30 से 40 किलोग्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 30 से 40 किलोग्राम होता है। निम्न कथनों को पढ़िए। बछड़े को जन्म के तुरंत बाद माँ से अलग कर देना विनिंग होता है। विनिंग से ब्याज अंतराल कम किया जा सकता है। बछड़े को जन्म के तुरंत बाद माँ से अलग कर देना विनिंग होता है क्या बच्चों, नहीं होता। क्या होता है, जीरो विनिंग होता है। क्या होता है, जीरो विनिंग होता है। क्या होता है, जीरो विनिंग, है ना। तो विनिंग को बयान, तो इसमें से क्या भी, क्या एक ए व बी दोनों कथन सही है, नहीं है। ए व बी दोनों कथन गलत है, नहीं, दोनों तो गलत नहीं, ये सही है। ए सही है, बी गलत है, ये भी नहीं है। ए गलत है, बी सही है ना। विनिंग से ब्याज अंतराल को कम किया जा सकता है, ये सही बात है, लेकिन ये गलत बात है। तो ए गलत है और बी सही है। अब क्या, बछड़े का पहला अमाशय, बछड़े का पहला अमाशय कितनी उम्र में निकलता है, कितनी उम्र में विकसित होता है। तो बछड़े का जो पहला अमाशय होता है, अमाशय भी हमने पढ़ा था कि अमाशय के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है, रोमांथी, अरोमांथी, अबासी रोमांथी। रोमांथी पशु होते हैं उनके अमाशय 4 भागों में होता है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। जो आवासीय रोमांथी पशु होते हैं उनके अमाशय 3 भागों में होता है। कौन से होते हैं, रुमेन होता है, रेटिकुलम होता है और एबोमेजम होता है। ओमेजम में जो अनुपस्थित होता है। तो अब क्या है कि बछड़े का पहला अमाशय, तो पहला अमाशय कौन सा होता है, पहला अमाशय होता है रुमेन। कौन सा होता है बच्चों, पहला अमाशय होता है रुमेन। पहला अमाशय कौन सा होता है, रुमेन होता है। दूसरा अमाशय कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है। इस प्रकार से इसको क्रम से याद रखना है, रेटिकुलम। अब कई बार ये पूछ लेता है कि बछड़े का पहला अमाशय कौन सा होता है, तो रुमेन होता है, रेटिकुलम। 3 नंबर था ओमेजम, 3 नंबर था ओमेजम, 3 नंबर क्या हो जाएगा, ओमेजम। 4 नंबर क्या हो जाएगा, एबोमेजम। 4 नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, एबोमेजम, एबोमेजम, ठीक है ना। तो पहला माह से कौन सा हो जाएगा, रुमेन। तो ये रुमेन कितने माह की उम्र में या कितने दिनों में निकलता है, 2 माह है, 3 माह है, 4 माह है, 5 माह है। तो रुमेन है वो 4 माह की उम्र में विकसित होता है बछड़े का पहला माह से। पहचान की कौन सी विधि भेड़ में प्रजनन हेतु उपयोगी मानी जाती है, तो ये भी हमने जाना था कि पशुओं की पहचान करना, है ना, स्थायी विधि, अस्थायी विधि। तो उसमें हमने जाना था कि भेड़ में कौन सी विधि होती है, क्या दागना होता है, क्या गोदना होता है, क्या रंग लगाना होता है, क्या कान काटना होता है। तो इनको इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। दागना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रांडिंग। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रांडिंग। क्या कहते हैं, ब्रांडिंग। जो 2 प्रकार की होती है, एक तो ठंडी दागना, एक गर्म दागना। गोदना को इंग्लिश में कहते हैं टैटूइंग। क्या कहते हैं, टैटूइंग, टैटूइंग। रंग लगाना को कहते हैं पेंटिंग। क्या कहते हैं बच्चों, पेंटिंग, पेंटिंग। और कान काटना को कहते हैं ईयर नोचिंग। क्या कहते हैं, ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग। तो ये भी हमने जाना था कि पशुओं में, अगर हमने क्या कि पशुओं में पहचान की उपयुक्त विधि, पशुओं में पहचान की स्रोतों विधि कौन सी होती है, तो वो तो होती है गोदना या टैटूइंग। वो तो क्या होती है, गोदना या टैटूइंग। ये भी आपको स्रोतों विधि कौन सी होती है, स्रोतों विधि पूछे तो गोदना या टैटूइंग। अगर हमें पूछ ले भेड़ में, अब हमें क्या पूछा है कि भेड़ में प्रजनन हेतु कौन सी उपयोगी मानी जाती है, तो वो होती है रंग लगाना या पेंटिंग। रंग लगाना या पेंटिंग ये हमने जाना था किस प्रकार से होती है, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। ब्रांडिंग में क्या होता है कि पशु का जो जांग होती है, जांग पर है तो नंबरों से दागा जाता है, जिसमें से जो अक्षर लिखे जाते हैं। और ब्रांडिंग है जिसमें
पूछा जाता है कि कौन सा हिस्सा काम में लेते हैं, तो ब्रांडिंग में जांग का हिस्सा या पिछला हिस्सा काम में लिया जाता है। और गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती है, ब्राडम तेल में डुबोकर लगाई जाती है। गोदना में कान काम में लेते हैं, रंग लगाना है, पेंटिंग हो जाएगी। कान काटना किस में होता है, सुअर में ज्यादा प्रचलित है, वी आकार का शेप बनाया जाता है। अब हमने प्रोटीन पढ़ी थी, अब इसमें प्रोटीन में क्या बता है, खीस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ना। तो ये भी हमने पढ़ी थी कि प्रोटीन वो 3 प्रकार की होती है। दूध में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन होती है और खीस में कौन सी होती है। तो खीस में क्या आईजीजी होती है, क्या आईजी होती है, क्या दोनों होती है, कोई नहीं होती है। तो खीस में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है, आईजीजी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी होती है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीए है जो होती है मनुष्य के दूध में, ठीक है ना, मनुष्य या मानव के दूध में सर्वाधिक कौन सी होती है, आईजी होती है, ये खीस में सर्वाधिक होती है। अगर मैं पूछे ले कि दूध में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन होती है, दूध में सर्वाधिक कैसीन होती है। कौन सी होती है बच्चों, कैसीन होती है, जिसके कारण रंग सफेद होता है दूध का। फिर है आईजीएफआरआई, एक संस्थान है जो कहां पर है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये क्या झांसी यूपी में है, क्या मालपुरा टोंक में है, क्या मेरठ यूपी में है, क्या मखदूम फरा यूपी में है। तो आईजीएफआरआई कहां था भाई, झांसी यूपी में। कहां पर था, झांसी यूपी में था। सर मालपुरा टोंक में भी था, यहाँ पर था बच्चों CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर था, विक्रमनगर मालपुरा टोंक, जिसकी स्थापना 1962। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, स्टार लगा रहा हूं इसके, लेकिन इसका राइट आंसर एक है, ठीक है ना। मेरठ यूपी में क्या था, गाय का अनुसंधान केंद्र कहां पर था, मेरठ यूपी में था। मखदूम में क्या था, मखदूम फरा यूपी में क्या था, बकरी का, है ना, बकरी का अनुसंधान संस्थान कहां पर था भाई, मखदूम फरा यूपी में। ये भी हमने जाना था कि जो यूपी के सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ है, वो गायों की ज्यादा पसंद करते हैं। तो गाय का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मेरठ यूपी में। और गायों को पसंद क्या है, हरा चारा। तो इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है भाई, झांसी यूपी में, झांसी यूपी में। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री, कुछ हमने मंत्रियों के बारे में भी जाना था कि हाल ही में जो मंत्री है वो चेंज हो गए हैं। हमें ये करंट के डाटा है, ये भी हमें एग्जाम से पहले करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार हम जान लेते हैं कि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है भाई, क्या नरेंद्र मोदी है, क्या लालचंद कटारिया है, क्या नरेंद्र सिंह तोमर है, क्या पुरुषोत्तम रूपाला है। तो कौन है भाई, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है भाई, पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला। लालचंद कटारिया है जो पहले थे राजस्थान में पशुपालन विभाग के मंत्री, अभी जो पशुपालन विभाग के मंत्री वो कौन है, अभी जोगाराम कुमावत है। नरेंद्र मोदी कौन है, ये है नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। आईसीआर के अध्यक्ष कौन होते हैं, आईसीआर के अध्यक्ष है जो है नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अब इनकी जगह जो अर्जुन मुंडा है। कौन है बच्चों, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। ये थोड़ा करंट का है तो आप और देख लेना इसको, ठीक है ना। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आय का मतलब है इनकम, यानी कि कौन से पशु मेला से जो राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा है जो इनकम होती है। तो ये भी हमें पता है कि राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान सरकार जो 10 पशु मेलों का आयोजित करती है, जो सर्वाधिक है नागौर में लगते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर लगते हैं बच्चों, नागौर में लगते हैं। ये हम पहले के जो डिस्ट्रिक्ट है 33 उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नागौर में सर्वाधिक लगते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। अब आय की दृष्टि से सबसे कौन सा है, वैसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो तो है कार्तिक। कौन सा है, कार्तिक। सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा है, गोगामेड़ी। लेकिन आय की दृष्टि से कौन सा है, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर है। अगर ये ऑप्शन में न हो, ऑप्शन में क्या हो, जसवंत, ठीक है ना, जसवंत पशु मेला। तो अभी हाल ही में 2019 में कौन भरतपुर में लगता है, वो हो गया आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। फिर क्या है, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर बच्चों, क्या उदयपुर में है, यूपी में है, करनाल में है, बीकानेर में है। तो ये भी हमें पता है कि सबसे पहले नाम क्या दे दिया, राजस्थान। तो यूपी में नहीं है, करनाल हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन उदयपुर और बीकानेर। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहां पर है भाई, उदयपुर में। तो कौन सा है, दुग्ध महाविद्यालय है। क्या हो जाएगा, बीकानेर। क्या कौन सा, राजूवास। कौन सा भी, राजूवास, राजूवास, जिसकी स्थापना वर्ष क्या है, 2010। क्या बच्चों, 2010। तो राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहां पर है भाई, बीकानेर, राजूवास, स्थापना वर्ष 2010। गोदना द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लेते हैं। गोदना को क्या कहते हैं, ब्रांडिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, ब्रांडिंग जिसे कहते हैं। तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं।
कौन सा अंग काम में लेते हैं? नाक लेते हैं, पैर लेते हैं, जांग लेते हैं, कान लेते हैं। तो इसमें कौन सा लेता है? जांग ली जाती है। कौन सी? जांग। दागना है जो ठंडी व गर्म दो प्रकार की होती है। कान किस में लेते हैं? गोदना में, टैटूइंग गोदना, सॉरी दागना, इसको बोलते हैं टैटूइंग। कंफ्यूजन देखो, गोदना क्या बोलते हैं? टैटूइंग बोलते हैं, टैटूइंग, टैटू है ना, टैटू। तो टैटूइंग के लिए कौन सा काम मिलता है? सबसे उपयुक्त विधि है। एक तो ये बात याद रखना कि पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? गोदना या टैटूइंग है। गोदना या टैटूइंग, इसमें कौन सा जो है पशु का शरीर का अंग है काम में लेते हैं? तो कान काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? कान, क्योंकि कान की जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है, उस पर है जो ये काम में ली जाती है। और दागना आ जाए यहीं पर, क्या दागना, तो दागना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांडिंग, क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। उसमें कौन सा काम में लेते हैं? तो उसमें पशु की जांग काम में ली जाती है। ईयर टैगिंग किस में प्रचलित है? क्या बच्चों? ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग किस में प्रचलित है? क्या गाय में है, भैंस में है, सुअर में है, एक व दो दोनों है? ईयर टैगिंग। अब कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो क्या आता है नाम? ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, क्या था? ईयर नोचिंग। और एक क्या है? ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग किसमें था? गाय व भैंस में पीले कलर के जो छल्ले से पहने जाते हैं ना, पीले कलर के, वो क्या होता है? ईयर टैगिंग। तो ईयर टैगिंग किसमें है? गाय और भैंस में है, यानी कि एक व दो दोनों। और ईयर टैगिंग पूछे तो वो किसमें होती है? सुअर में होती है। तो ऐसा नहीं है कि नाम देखा ईयर और हमने सुअर कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? एक व दो दोनों। ईयर टैगिंग किसमें? गाय व भैंस दोनों में है। टैटूइंग क्या है? तो टैटूइंग क्या है? पशु को चिन्हित करना, पशु की नस्ल पहचान का तरीका, पशु का चयन का तरीका, पशुओं में सींग रोधन। तो टैटूइंग क्या है? क्या सींग रोधन है, क्या नहीं है? इसको कट कर दिया। पशु का चयन का तरीका है टैटूइंग, पशु की नस्ल का पहचान का तरीका है पशुओं को चिन्हित करना। क्या नस्ल पहचानी जाती है? क्या टैटूइंग से नहीं पहचानी जाती? क्या ऐसा कि हमने टैटूइंग या गोदना टैटू बना दिया है, क्या हम उसे पहचान सकते हैं ये कौन सी नस्ल है? ऐसा तो नहीं है ना। तो नस्ल नहीं है। पशु का चयन का तरीका और पशुओं को चिन्हित करना। तो टैटूइंग क्या है? चिन्हित करना। क्या है बच्चों? चयन। क्योंकि चयन क्या तो क्या होता है? इस प्रकार से होता है कि उसकी वंशावली के आधार पर है या उसके गुणांकन विधि है, तो वो थी पशुओं को चयन का तरीका। ये क्या है? चिन्हित करना, पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करने की विधि कौन सी है? टैटूइंग। और टैटूइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोदना। पशुओं को पहचानने की, चिन्हित करने की, पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है टैटूइंग, इसको हिंदी में बोलते हैं गोदना। और इसमें कान काम में लिया जाता है। उत्तम श्रेणी में पशु को कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? हमने है जो ये भी पढ़ा था कि पशु चयन की विधि है, उसमें एक विधि थी कौन सी? गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि, गुणांकन तालिका विधि जिसको बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। क्या बोलते हैं? स्कोर कार्ड मेथड है, ये विधि थी। ये सबसे बेस्ट विधि थी। ये क्या थी बच्चों? सबसे जो बेस्ट विधि थी पशुओं को चयन करने की। इसमें हमने क्या जाना था कि पशु के शरीर के जो है अंग के आधार पर नंबर दिए गए हैं। किस प्रकार से हैं? हमने एक ट्रिक जानी थी, 10.5। क्या थी बच्चों? 10.5, 10.5 क्या थी वो? 10.5। तो सा से सामान्य, सा से क्या था बच्चों? सामान्य, सा से सामान्य, डे से डेयरी गुण, डे से डेयरी गुण, द से दुग्धांश, दुग्धम, दुग्धम, स से शरीर क्षमता, है ना, ये क्या था? दुग्धांग, दुग्धांग यानी कि दुग्ध देने वाले अंगों के आधार पर और शरीर की क्षमता के अकॉर्डिंग, है ना। इस प्रकार से जाना था। सामान्य के आधार पर कितने? 30, 20, 30, 20, इस प्रकार से हमने जाना था, है ना। इसमें भी आगे क्या था कि एक तो होती है सामान्य, इसमें आगे क्या होता है? एक होता है सामान्य श्रेणी का, 3 प्रकार की श्रेणी थी, सामान्य, उत्तम, उत्तम, उत्तम के बाद एक और होती है सर्वोत्तम। तो ऐसा नहीं है कि उत्तम को ही हम बेस्ट माने, उत्तम के बाद क्या होती है? सर्वोत्तम। तो सामान्य के लिए कितने नंबर थे? 0 से 50। के लिए कितने थे? 50 से 75। और इसके लिए कितने थे बच्चों? 75 से 100 से। तो अब क्या है? उत्तम श्रेणी कितने अंक निर्धारित किए गए? तो उत्तम श्रेणी के 50 से 75, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, क्या हो जाएगा? 50 से 75 है जो उसके अंक वो किस में आएगा? उत्तम श्रेणी में रखा जाएगा। ईयर नोचिंग किस में प्रचलित है? एक हमने पढ़ा था ईयर टैगिंग, ये क्या है? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग किस में प्रचलित है? गाय में है, मुर्गी में है, सुअर में है, भेड़ में है।
तो ईयर नोचिंग किस में होती है बच्चों? सुअर में होती है। किस में प्रचलित है? सुअर में। सुअर में पहचानने के लिए की जाती है ईयर नोचिंग। ईयर को यानी कि कान को काटा जाता है। किस शेप में काटा जाता है? वी आकार में। किस में बच्चों? वी आकार में, ठीक है ना। या इसको बोल सकते हैं कान काटना। अब हिंदी में भी लिख कर दे सकते हैं ना कि कान काटना किस में प्रचलित है? कान काटना सुअर में। सुअर के कान पर किस आकृति का कट लगाया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है कि सुअर के कान पर यानी कि ईयर नोचिंग में किस प्रकार का कट लगाया जाता है? क्या एस लगाया जाता है? क्या वी लगाया जाता है? क्या डी लगाया जाता है? क्या टी लगाया जाता है? तो किस प्रकार का? तभी वी आकार का, है ना। नेक्स्ट क्या है कि टैगिंग किस में प्रचलित है? टैगिंग किस में प्रचलित है? गाय में है, भैंस में है, मुर्गी में है, एक व दो दोनों है। तो क्या टैगिंग गाय भैंस में प्रचलित है? नहीं बच्चों, ईयर टैगिंग थी। इनमें क्या थी? ईयर टैगिंग। ऐसा नहीं है बस रट लिया और हमने कर दिया। इनमें क्या थी? ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग किससे? तो गाय भैंस में थी। जबकि टैगिंग किस में थी? मुर्गियों में। मुर्गियों में छल्ले पहनाए जाते हैं, टैगिंग, या इसको बोलते हैं रिंगिंग या वल्ले। मुर्गी में क्या होता है? एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के छल्ले पहनाए जाते हैं। उस्ता कला क्या होती है? उस्ता कला क्या होती है? इसको और क्या बोलते हैं? मुनवत्ती कला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुनवत्ती कला भी बोलते हैं। मुनवत्ती कला, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या गले का आभूषण है ऊंट के, या ऊंट के बाल काटना है? एक व दो दोनों है, या कोई नहीं है? तो उस्ता कला का संबंध क्या? अभी ऊंट के बाल काटना। ऊंट के बालों पर श्रवण, जो श्रवणकारी होती है वो क्या होती है? ऊंट के बाल काटना क्या होता है? उस्ता कला होती है। क्या होती है? उस्ता कला होती है। ऊंट के गले का आभूषण क्या होता है? अभी ऊंट के गले का आभूषण क्या होती है? गौरबंद, ठीक है ना। गौरबंद। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद। गौरबंद होता है ऊंट के गले का आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्या है कि सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? डी हॉर्निंग मेथड हम पढ़ रहे थे, तो डी हॉर्निंग के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या रासायनिक विधि है, गर्म चढ़ से है, आरी द्वारा है, रबर विधि है? तो सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी थी? रासायनिक विधि। कौन सी थी बच्चों? रासायनिक विधि। सींग रोधन की डी हॉर्निंग की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रासायनिक विधि। जिसमें किसकी छिड़काव में लेते हैं? NaOH, NaOH या KOH की छिड़काव में लेती है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छिड़काव में लेती है। तो रासायनिक विधि के जो केमिकल मेथड होता है वह सबसे उपयुक्त होता है। आर्य विधि किस में काम में लेते हैं? आर्य विधि जो बड़े सींग होते हैं उनमें काम में लेते हैं। रबर विधि जिनके सींग 10 mm के होते हैं, 10 सेंटीमीटर के होते हैं, उनमें रबर विधि काम में लेती है। जैसे भेड़ है, बकरी है। एक गाय जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उम्र कितनी भी 11 वर्ष है, उसके सींग रोधन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या गर्म छड़ द्वारा है, कास्टिक छड़ है, या रबर विधि है, आरी द्वारा है? तो कौन सी हो जाएगी? कास्टिक छड़ तो नहीं है, रबर विधि भी नहीं है, आरी द्वारा है, गर्म छड़ भी नहीं है। कौन सी है? आरी द्वारा। कौन सी विधि है? आरी द्वारा। क्योंकि ये भी हमने जाना था कि जिन पशुओं के सींग बड़े हो जाते हैं, जिन पशुओं के सींग बड़े हो जाती है उनमें आरी द्वारा उनके सींगों को काटा जाता है ना। रासायनिक विधि से डी होनी के लिए कौन सा छिड़काव में ली जाती है? तो ये भी पूछा जाता है कि रासायनिक विधि है उसमें डी होने के लिए कौन सी छिड़काव में ली जाती है? कौन सी छड़ होती है? क्या NaCl की होती है, KOH की होती है, लोहे की होती है, 1 व 2 होती है? तो किसकी होती है बच्चों? अब ऐसा नहीं है कि NaCl देखा और हमने 1 व 2 KOH दोनों हो गया कि हमने सर इसको कर दिया। नहीं बच्चों, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छिड़काव में लेती है। या किसकी? NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक छड़। इलेक्ट्रॉनिक डिहाइड्रेशन में कितना तापमान रखा जाता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री फारेनहाइट, 85 डिग्री फारेनहाइट, 1 व 2 दोनों? तो ऐसा नहीं है कि हमने 1000 पढ़ा और हमने आंसर कर दिया। नहीं बच्चों, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ा। उसमें क्या है? 1000 डिग्री सेल्सियस है क्या? क्या 1000 डिग्री फारेनहाइट है क्या? तो इसमें क्या था कि 1000 डिग्री फारेनहाइट पर क्या होता है? इसको है जो 10 सेकंड के लिए है जो सींगों पर रखा जाता है ना। 10 सेकंड के लिए 1000 डिग्री फारेनहाइट पर। रबर विधि द्वारा डी होर्निंग में कितना समय लगता है? 3 से 6 दिन, 3 से 6 माह, 3 से 6 सप्ताह, 3 से 6 वर्ष। तो रबर विधि किस में काम में लेती है? ये भी हमें पता है ना कि रबर विधि द्वारा डी होर्निंग में कितना समय लगता है? क्या 3 से 6 दिन लगता है? क्या नहीं? क्या 3 से 6 माह लगता है? क्या नहीं? 3 से 6 वर्ष? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3 से 6 सप्ताह है। इसमें समय अधिक लगता है। भेड़ बकरी में ज्यादा प्रचलित है। भेड़ बकरी में क्या होता है? जो सींग होते हैं उनमें है जो रबर, टाइट रबर पहना दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है और सींग वो गिर जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पशु अमाशय के आधार पर कितने पशु अमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं ना। पशु अमाशय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? देखो दो प्रकार थे पशुओं का वर्गीकरण। हमने क्या पढ़ा था? पशुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं का वर्गीकरण। तो अमाशय के आधार पर, अमाशय के आधार पर पशु तीन है ना। अमाशय के आधार पर कितने थे? तीन प्रकार थे। कौन सा था? रोमांथी, अरोमांथी, आवासीय रोमांथी। अब हमने ये जाना था कि जो रोमांथी पशु होते हैं, जो रोमांथी पशु होते हैं उनका जो अमाशय है वो चार भागों में विभक्त होता है। उनका अमाशय चार भागों में विभक्त होता है। कौन सा? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो अमाशय के आधार पर तो ऐसे अमाशय और तीन प्रकार के ना, 3, 4, 5, 1 और 2, क्या हो जाएगा? ये तीन है ना, तीन प्रकार के। अगर मैं पूछ ले कि रोमांथी पशुओं का अमाशय कितने भागों में विभक्त होता है, तो चार भागों में होता है। अरोमांथी पशु का पेट कितने भागों में विभक्त होता है? रोमांथी, अरोमांथी, आवासीय रोमांथी। तो रोमांथी पशुओं का अमाशय चार भागों में, अरोमांथी पशुओं का अमाशय में कोई भी विभाजन नहीं होता है, यानी कि उनका अमाशय या पेट एक ही भाग का होता है, जैसे कि मनुष्य का। तो 3, 4, 1 कोई नहीं, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अरोमांथी का। और रोमांथी का पूछे तो चार। ये किसका बच्चों? रोमांथी का, रूमिनेंट का। इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेंट, रोमांथी का। निम्न में से आवासीय रोमांथी पशु है। आवासीय रोमांथी स्यूडो रूमिनेंट कौन सा है भाई? क्या घोड़ा है, गाय है, लामा है, सुअर है? तो क्या हो जाएगा? लामा या ऊंट। लामा या ऊंट का जो अमाशय है उन पेट के बारे किस प्रकार का होता है? तीन भागों में होता है, उसको बोलते हैं आवासीय रोमांथी। लामा और ऊंट। आवासीय रोमांथी में क्या होते हैं? अमाशय के जो भाग तीन ही होते हैं। चौथा कौन सा नहीं होता है? यानी कि जो ओमेजम होता है वो अनुपस्थित होता है। कौन सा बच्चों? ओमेजम। ओमेजम ऊंट और लामा में अनुपस्थित होता है। रोमांथी पशुओं में कौन सा भाग को वास्तविक अमाशय कहते हैं? जो रोमांथी पशु होते हैं उनमें कौन से भाग का जो वास्तविक अमाशय कहते हैं? कौन से कहते हैं भाई? क्या रुमेन को कहते हैं, रेटिकुलम को कहते हैं, ओमेजम को कहते हैं, एबोमेजम को कहते हैं? तो ये भी हमने जाना था कि रोमांथी पशुओं के अमाशय, रोमांथी पशु है उनको अमाशय के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ये सही क्रम है। रुमेन क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। रेटिकुलम सबसे छोटा होता है, जिसको हनी कॉम्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हनी कॉम्ब कहते हैं। ओमेजम पानी का अवशोषण करता है। एबोमेजम, एबोमेजम में क्या होता है? पाचन होता है। पाचन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? पशुओं का भाग को, इसके इनके अमाशय के भाग क्या कहते हैं? वास्तविक अमाशय कहते हैं। एबोमेजम को क्या कहते हैं? वास्तविक अमाशय कहते हैं, ट्रिस्टोमेचा। ठीक है ना। अब क्या है कि ऊंट में अमाशय का कौन सा भाग अब्सेंट होता है? कौन सा भाग अब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है? या इसको क्या लिख कर दे सकता है? अनुपस्थित होता है। ऊंट या लामा का कौन सा होता है भाई? रुमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, एबोमेजम होता है। तो कौन सा होता है? ओमेजम। ओमेजम अनुपस्थित होता है। फिर अमाशय के किस भाग को हनीकॉम्ब कहते हैं? हनीकॉम्ब कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती है। ये जो नुकीली पदार्थ होते हैं रोकता है। क्या रुमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, एबोमेजम होता है? अमाशय के किस भाग को हनीकॉम्ब कहते हैं? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। किसे कहते हैं बच्चों? रेटिकुलम को। किसे कहते हैं? रेटिकुलम को, जो सबसे छोटा होता है। पशु के शरीर का तापमान कहाँ पर तापमापी को रखकर ज्ञात किया जाता है? मलाशय, मुंह, रेक्टम, 1 व 3 दोनों। तो मुंह तो नहीं होगा, तो मलाशय व रेक्टम 1 व 3 दोनों। पशु के शरीर का तापमान किससे ज्ञात किया जाता है? पायरोनोमीटर, जेल मीटर, क्लिनिक थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तो पायरोनोमीटर क्या होता है? पायरोनोमीटर होता है सूर्य से आने वाली सौर विकिरण होती है, उनको ज्ञात करने के लिए पायरोनोमीटर काम में लेते हैं। जेल मीटर क्या होता है कि पेक्टिन की, यानी कि जेली में जो जेली होती है उसमें जो पेक्टिन की मात्रा होती है उसको ज्ञात करने के लिए जेल मीटर काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिनिक थर्मामीटर। और लैक्टोमीटर क्या होता है भाई? अपेक्षिक घनत्व, दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऊंट की श्वास गति कितनी, ऊंट की श्वास गति प्रति मिनट होती है, यानी कि ऊंट है जो 1 मिनट में कितने सांस लेता है? क्या 5 से 7 लेता है, 12 से 22, 12 से 16, 14 से 18? क्या हो जाएगा? 5 से 7। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 से 7।
ऊंट की नाड़ी गति कितनी होती है, यानी कि नाड़ी गति प्रति मिनट, 1 मिनट में जो ऊंट की नाड़ी गति होती है वो कितनी बार धड़कती है, क्या 5 से 7 बार होती है, 28 से 32, 40 से 50, 70 से 80, तो क्या हो जाएगा 28 से 32, 1 मिनट में 28 से 32 बार है जिसकी नाड़ी गति धड़कती है, 5 से 7 है जो 1 मिनट में सांस लेता है, 40 से 50 किसका होता है, गाय की नाड़ी गति होती है, 70 से 80 भेड़ व बकरी की होती है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी क्या होती है, ब्लड प्रेशर का पता किससे लगाया जाता है, स्पिग्मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, 1 व 2 दोनों, कोई नहीं, तो किससे लगाते हैं, स्टेथोस्कोप से, किससे, स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट क्या है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम है जो हम बार बार पढ़ रहे थे, गाय का क्या है, का क्या है, भेड़ का क्या है, मुर्गी का क्या है, सूअर का क्या है, ऊंट का क्या है, तो क्या केपरा हिरकस है, क्या ओविस एरिस है, क्या बोस टार्सस है, बुबेलिस बुएलिस है, तो केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका होता है, केपरा हिरकस, तो बकरी का, किसका होता है, बकरी का, तो एग्रीकल्चर में रखा गया बकरी का, केपरा हिरकस। ओविस एरिस किसका होता है, भेड़ का, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओविस एरिस, भेड़ का। बोस टार्सस किसका होता है, विदेशी गाय का, किसका होता है, विदेशी गाय का, देसी गाय का नाम क्या होता है, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस विदेशी गाय का होता है, बोस टार्सस विदेशी गाय का। बुबेलिस बुबेलिस किसका होता है बच्चों, भैंस का, किसका होता है, भैंस का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ओविस एरिस, क्या हो जाएगा, ओविस एरिस। भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या होती है, भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या, लैम्बिंग होती है, टूपिंग होती है, सर्विंग होती है, कपलिंग होती है, प्रजनन की क्रिया समागम, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिसे बोलते हैं, तो क्या होती है, लैम्बिंग। भेड़ के जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं लैम्ब, यानी कि बच्चे देने की क्रिया क्या होती है, लैम्बिंग, लेकिन इसकी प्रजनन की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होती है बच्चों, टूपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या होती है, टूपिंग। सर्विंग क्या होती है, गाय भैंस बकरी में होती है, कपलिंग होती है सूअर में। गाय भैंस की नाड़ी गति पर, नाड़ी गति किससे ज्ञात की जाती है, गाय भैंस की नाड़ी गति किससे ज्ञात की जाती है, क्या कोक्सीजियल धमनी से, मैक्सिलरी धमनी से, उरु धमनी से, 1 व 3 दोनों, ऐसा नहीं है 1 व 2 1 व 3 देखा और हमने आंसर कर दिया। तो गाय भैंस की नाड़ी गति किससे ज्ञात करते हैं, भी कोक्सीजियल धमनी, किससे, गाय काउ, काउ से बताया था, कोक्सीजियल, क्या बोलते हैं, कोक्सीजियल, कोक्सीजियल धमनी को हिंदी में बोलते हैं अनुत्तरिक धमनी, क्या बोलते हैं बच्चों, अनुत्तरिक धमनी, क्या बोलते हैं, अनुत्तरिक धमनी, ठीक है ना, अनुत्तरिक धमनी। मैक्सिलरी, मैक्सिलरी को बोलते हैं फेशियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेशियल धमनी, क्या बोलते हैं, फेशियल धमनी, जो किस में होती है, घोड़े में, घोड़े की नाड़ी गति, घोड़े की नाड़ी गति है जो मैक्सिलरी या फेशियल धमनी से। उरु धमनी को बोलते हैं फेमोरल, क्या बोलते हैं बच्चों, फेमोरल, फेमोरल या उरु धमनी, ये किस में होती है, भेड़ बकरी में, ठीक है ना, भेड़ बकरी की नाड़ी गति याद करें, फेमोरल, भेड़ बकरी की, ठीक है ना। गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो ये भी हमने जाना था कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, क्या पोरक कहते हैं, चेवन कहते हैं, बीफ कहते हैं, मटन कहते हैं, तो पोरक किसका होता है भाई, सुअर का मांस, सुअर का मांस क्या होता है बच्चों, सुअर का मांस होता है पोरक। चेवन क्या होता है, बकरी का मांस, है ना, बकरी का मांस क्या होता है, चेवन। बीफ किसका होता है, गाय का मांस, गाय का मांस क्या होता है, बीफ। मटन क्या होता है, भेड़ का मांस, भेड़ का मांस क्या होता है, भेड़ का मांस होता है मटन। और भी भैंस का मांस, भैंस का मांस होता है बफन, क्या होता है बच्चों, बफन। बछड़े का, नवजात बछड़े का मांस क्या होता है, नवजात बछड़े का मांस होता है व्हील, क्या होता है, व्हील। मुर्गी का मांस चिकन। भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, भेड़ का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं भी, भेड़ के समूह को क्या हर्ड कहते हैं, क्या टोला कहते हैं, क्या फ्लो कहते हैं, क्या ड्रो कहते हैं। तो भेड़ है बकरी है, इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक, क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोक कहते हैं, फ्लोक। हर्ड किसका, गाय व भैंस का, ठीक है ना। गाय का कुल कौन सा होता है, गाय का कुल कौन सा होता है, क्या कैमिलिडी होता है, बोविडी होता है, स्वीडी होता है, फेसिनिडी होता है। तो गाय है भैंस है, इन दोनों का कुल, गाय भैंस और भेड़ बकरी यानी कि रोमांसी पशुओं का कुल क्या होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन चारों का कुल क्या होता है बच्चों, बोविडी होता है, क्या होता है, बोविडी। कैमिलिडी किसका होता है, कैमल यानी कि ऊंट का, किसका होता है, ऊंट का। स्वीडी किसका होता है, सुअर का, स्वीडी सुअर का। भेड़ का वयस्क नर क्या कहलाता है, भेड़ का वयस्क नर क्या, नर नेम होता है, नरकिड होता है, रेम होता है, बक होता है, क्या होता है भाई, भेड़ का वयस्क नर क्या होता है, रेम होता है, क्या होता है, रेम, क्या होता है बच्चों, रेम। और बकरी का बक। गाय में गुणसूत्र संख्या, गाय में गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम या 2 1 कितने होते हैं, क्या 54 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं, 78 होती है। तो गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है भाई, गाय में गुणसूत्र संख्या होती है 60, और 60 और किस में होते हैं, बकरी में, किस में होते हैं बच्चों, बकरी में, ठीक है ना। 54 किस में होते हैं, भेड़ में। 54 किस में होते हैं, भेड़ में। 50 किस में होते हैं, जलीय भैंस में, जलीय भैंस में, जलीय भैंस में या रिवर बुफेलो में, ठीक है ना। 78 किस में होते हैं, 78 होते हैं मुर्गी में, 78 होते हैं मुर्गी में।
भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? क्या 150 का होता है, 282, 310, 147? तो भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? भेड़ का गर्भकाल होता है 147 दिन का, बकरी का 150 दिन का, 150 या 151 दिन का बकरी का, 282 दिन होता है गाय का, 282 या 285 दिन, 310 होता है भैंस का। किसका होता है बच्चों? भैंस का। 305 से 310 दिन। ऊंट का होता है 410 दिन। भेड़ की आवाज को क्या कहते हैं? क्या ब्लीटिंग कहते हैं, क्या बिलोइंग कहते हैं, क्या कल्किंग कहते हैं, क्या रंभाना कहते हैं? तो भेड़ की आवाज को कहते हैं ब्लिंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लीटिंग। ब्लीटिंग को बोलते हैं मिमियाना। क्या बोलते हैं हिंदी में? मिमियाना। मिमियाना। भेड़ की आवाज को कहते हैं ब्लीटिंग। भेड़ और बकरी दोनों की आवाज को ब्लीटिंग कहते हैं। बेलोइंग होती है गाय भैंस की। गाय भैंस की, गाय भैंस की आवाज होती है, उसे बोलते हैं बेलोइंग, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? रंभाना। इसी को बोलते हैं हिंदी में रंभाना। गाय भैंस की उत्पादक आयु क्या होती है? ये भी हमने जाना था जब एज कैलकुलेशन पढ़ रहे थे। तो गाय भैंस की उत्पादक आयु क्या होती है? क्या 20 से 23 वर्ष होती है, 11 से 12 वर्ष होती है, 10 से 15 होती है, 4 से 5 वर्ष होती है? तो गाय भैंस की उत्पादक आयु, उत्पादक आयु पूछे तो कितनी होती है? 11 से 12 वर्ष होती है। जबकि वैसे पूछ ले कि गाय भैंस की आयु कितनी होती है, अगर सीधा पूछे कि गाय भैंस की आयु कितनी होती है, तब तो होती है 20 से 23 वर्ष। अगर हमें पूछे कि गाय भैंस की उत्पादक आयु कब होती है, यानी कि वो कब तक उत्पादन देती है, कब तक दूध देती है, तो होती है 11 से 12 वर्ष और 9वें ब्यात तक। कब होती है भाई? 11 से 12 वर्ष और 9वें ब्यात तक, ठीक है ना, 9वें ब्यात तक। दोनों बात याद रखनी है। 10 से 15 वर्ष किसकी उम्र होती है? भेड़ बकरी की। भेड़ बकरी की उम्र कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष। 4 से 5 किसकी होती है? मुर्गी की, ठीक है ना। गाय भैंस का दूध उत्पादन खालिस्तान ब्यान तक बढ़ता है। कौन से ब्यान तक है जो गाय भैंस का दूध उत्पादक बढ़ता है? दूध उत्पादन बढ़ता है कौन से ब्यान तक है भाई? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9 उपयुक्त सभी में। तो 1 से 3 ब्यान तक, 1 से 3 ब्यान तक तो क्या है भाई? बढ़ता है। 3 से 5 ब्यान तक क्या होता है? स्थिर रहता है। और 5वें ब्यान के बाद तो घटने लग जाता है दूध का उत्पादन। पशु की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशु की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या गुणांकन तालिका विधि है, क्या सींगों पर छलों की संख्या देखकर, क्या दांतों से, क्या खुरों से? तो ये भी हमने जाना था कि पशु की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका है दांतों से, और दांतों में भी कौन से भी? इंसाइजर दांतों के द्वारा, या इसको बोलते हैं कर्तन दांत। मुख्यतः कौन से दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जाती है? क्या कैनाइन, इंसाइजर, कील, 1 व 3? तो कैनाइन को क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। तो मुख्यतः कौन से दांतों द्वारा भाई? इंसाइजर के द्वारा। कौन से? इंसाइजर या कर्तन दांतों के द्वारा। इंसाइजर या कर्तन दांतों के द्वारा जो कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। गाय भैंस में सिर्फ निचले जबड़े में ही पाई जाती है 4 जोड़ी आठ दांत होते हैं। कील या कैनाइन कितने होते हैं? ये 2 जोड़ी होते हैं, 4 दांत होते हैं। ये जो है मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोमांसी पशुओं में कर्तन या इंसाइजर दांत कहाँ पर पाए जाते हैं? केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचली जबड़े में, दोनों में, कोई नहीं? तो ये भी हमने जाना था जो इंसाइजर या जो कर्तन दांत होते हैं वो रोमांसी पशुओं में सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इनके स्थान पर ऊपरी जबड़े में एक कठोर परत होती है ऊतकों की, जिसे हम डेंटल पैड बोलते हैं। तो ये सिर्फ केवल निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्या है कि कील दांतों की संख्या कितनी होती है? कील को क्या किससे दर्शाते हैं? सी से। कील या कैनाइन, नाम से ही पता चल रहा है कील का मतलब है मांसाहारी में 4 जोड़ी होती है, 6 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो कील या कैनाइन दांत है 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी 4, संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सिर्फ मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। 4 जोड़ी कौन से होते हैं? इंसाइजर। कौन से होते हैं बच्चों? इंसाइजर या कर्तन दांत होते हैं। 6 जोड़ी कौन से होते हैं? मोलर भी 6 जोड़ी होते हैं, प्री मोलर भी 6 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना। ऊंट में दांतों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंट में दांतों की संख्या क्या 32 होती है? 34, 30, 20? तो ऊंट में दांतों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 34। और गाय भैंस भेड़ बकरी में कितनी होती है? 32। 20 किसमें? ये तो होती है स्थायी दांतों की संख्या। गाय भैंस भेड़ बकरी में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और अस्थायी पूछ रहे कि गाय भैंस भेड़ बकरी में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 20। और ये होती है ऊंट में दांतों की संख्या 34, ठीक है ना। अगर चवर्ण दांत के प्रकार होते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, यानी कि दांत 2 प्रकार से होते हैं ना, एक स्थायी और एक स्थायी। तो जो प्रीमोलर या अगर चवर्ण दांत है वो किस प्रकार के होते हैं? क्या स्थायी होते हैं, क्या अस्थायी होते हैं, क्या दोनों होते हैं, कोई नहीं होते हैं?
तो जो प्रीमोलर दांत हैं वो क्या होते हैं बच्चों, स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन जो मोलर दांत होते हैं जिनको हम चौर्णक बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्थायी प्रकार के ही आते हैं। ऊपरी जबड़ों में कर्तन दांतों की जगह पर, ठीक है, इंसाइजर दांतों की जगह पर ऊतकों की एक कठोर परत पाई, मोटी परत को क्या कहते हैं, क्या पोपला मुंह कहते हैं, टूटा मुंह कहते हैं, दंत्यपुर कहते हैं, बड़ा मुंह कहते हैं। तो जो एक कठोर परत पाई जाती है उसे बोलते हैं दंत्यपुर, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटल पैड। क्या बोलते हैं, डेंटल पैड, डेंटल पैड कहते हैं। पोपला मुख क्या होता है, यानी कि जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हो उसे कहते हैं पोपला मुख। टूटा मुंह कहते हैं जिसके एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं उसे टूटा मुंह कहते हैं। बड़ा मुख उसे कहते हैं जिसमें सभी स्थायी दांत हो उसे कहते हैं बड़ा मुख। मोलर या चौर्ण दांत के प्रकार होते हैं। मोलर या चौर्ण दांत के कितने प्रकार होते हैं, इनकी या ये स्थायी और अस्थायी किस प्रकार के होते हैं, तो ये भी हमने जाना था कि जो मोलर या चौर्णक दांत होते हैं वो जीवन में सिर्फ एक ही बार के आते हैं, यानी कि दूध या दांत नहीं आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, क्या स्थायी होते हैं, क्या अस्थायी होते हैं, क्या दोनों या कोई नहीं। तो मोलर दांत वो सिर्फ और सिर्फ स्थायी दांत के होते हैं, जबकि प्रीमोलर दांत है या प्रीमोलर दांत है या इंसाइजर दांत है ये क्या होते हैं बच्चों, ये स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। गाय में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी हमने जाना था कि जो रोमांथी पशु होता है, रोमांथी पशु होता है इसका हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बच्चों तो आई बटा आई, आई बटा आई प्लस टी बटा टी प्लस प्रीमोलर बटा प्रीमोलर, प्रीमोलर बटा प्रीमोलर, मोलर बटा मोलर, मोलर बटा मोलर गुणा में 2। तो इंसाइजर ऊपर होते नहीं है 0, नीचे कितने होते हैं 4, प्लस ऊपर कितने होते हैं 0, नीचे कितने होते हैं 0, क्योंकि कील या किनारे दांत होते नहीं है। प्रीमोलर ऊपर 3 जोड़ी नीचे 3 जोड़ी, मोलर 3 और 3, ये क्या है स्थायी, इसका देखने स्थायी दांतों का है ना, गुणा में 2, ये कितने हो जाएंगे 32 दांत है ना। और अस्थायी दांतों की अगर हम बात करें, अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों की बात करें ऊपर 0 नीचे 4 इंसाइजर, ये तो 0 ही होते हैं। प्री मोलर तो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोलर दांत होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्थायी प्रकार के ही आते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है 20। अभी इसमें क्या पूछ रहा है कि मोलर दांतों की संख्या होती है, तो मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, मोलर दांत है जो कितनी होती है 3 और 3 6 जोड़ी होती है, कितनी होती है 6 जोड़ी दांत होते हैं, 6 जोड़ी यानी कि 12, 6 जोड़ी दांत होते हैं, कितने होते हैं 6 जोड़ी होते हैं, और 6 जोड़ी में कितने हो जाएंगे 12 दांत, तो 1 व 3 दोनों, 1 व 3 दोनों। भैंस में अस्थायी दंत का विन्यास सूत्र क्या हो जाएगा, अस्थायी है तो 0 4, इसमें क्या हो जाएगा देखो 0 4, 0 है 4 है, फिर क्या है 0 4 0 0 3 3 0 0 3 3 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ये, क्योंकि इस प्रकार से रहता है 0/4 प्लस 0/0 3/3, ये किसका पूछ रहा है अस्थायी का, और 0/0। तो हम देख सकते हैं ना 3 तो पहले आएगा नहीं किसी में भी, ये हो सकता है फिर भी, ये तो नहीं हो सकता, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। 0/4 0 4 0 0 0 0 3 3 3 3, लेकिन लास्ट में क्या है 0 है, तो ये किसका लास्ट में 0 होता है, ये स्थायी का होता है। ये किसका पूछ रहा है अस्थायी का पूछ रहा है ना। सूत्र पूछ रहा है भैंस में, तो अस्थायी में तो जो मोलर दांत होते हैं वो होते ही नहीं है, 0 0 होते हैं, लेकिन स्थायी में होते हैं। गाय के सींगों पर एक छल्ला है, गाय के सींग पर, गाय के सींग पर एक छल्ला है तो उसकी आयु बताइए। ये भी हमने जाना था कि सींगों पर छल्लों के, सींग पर जो छल्ले होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमने पशुओं की आयु देखी थी। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है बच्चों 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। इसमें क्या है एक छल्ला है, छल्ला कितना है 1 है, तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। उम्र कितनी है 3 वर्ष है, क्योंकि हमने ये भी जाना था कि पहला जो छल्ला होता है वो 3 वर्ष में निकलता है। तो क्या 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, कितने हो जाएगी बच्चों 3 वर्ष हो जाएगी। गाय के सींगों पर 8 छल्ले हैं, तो बताइए गाय की आयु कितनी है। तो सूत्र क्या था कि छल्ले 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, गाय के सींगों पर 8 छल्ले हैं, तो बताइए गाय की आयु कितनी है। 2 प्लस
छल्लों की संख्या 8, 2 + 8 कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, कितनी हो जाएगी बच्चों 10 वर्ष, है ना। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एक गाय जिसकी आयु कितनी है, अभी 5 वर्ष है, तो बताइए सींगों पर छल्लों की संख्या। अब इसने उल्टा पूछ लिया है, इसकी आयु कितनी है 5 वर्ष है, आयु 5 वर्ष है, तो अब इसने तो छल्लों की संख्या पूछी है, उल्टी पूछी है, तो इसमें से क्या करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे बच्चों, 5 वर्ष है, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, तो कितने रह जाएगी 3 वर्ष। तो क्या 8 है, क्या 7 है, क्या 3 है, क्या 2 है, कितनी हो जाएगी 3 वर्ष है, क्योंकि 3 वर्ष जिसकी आयु होगी उसमें हम 2 छल्ले जोड़ेंगे तब उसकी आयु कितनी होगी 5 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्या है, आवास की टेल टू टेल विधि प्रणाली के लाभ क्या है। टू टेल विधि क्या है, यानी कि हमने पशुओं की आवास की प्रणाली पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि एकल दोहरी और दोहरी 2 प्रकार से पढ़ी थी, जिसमें दोहरी में क्या था कि हम लगभग 50 से 80 पशुओं को एक साथ रख सकते हैं। ये भी आगे 2 प्रकार की होती है, एक तो थी हेड टू हेड विधि यानी कि सिर से सिर विधि, एक थी टेल टू टेल विधि पूंछ से पूंछ विधि। तो पशु आवास की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी होती है, टेल टू टेल विधि होती है। इसके लाभ क्या होते हैं, बीमारियां फैलने की संभावना कम होती है, पशु को आहार देना आसान होता है, दर्शकों के लिए प्रणाली अच्छी होती है, हवा की आपूर्ति कम होती है। तो देखो एक तो हवा की प्रणाली, तो हवा की जो आपूर्ति वो तो अच्छी रहती है, ये बात इसमें कम है तो ये गलत है। दर्शकों के लिए प्रणाली अच्छी है तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। पशु को आहार देना आसान होता है तो ये ठीक है, लेकिन मुख्यतः होता है बीमारियां फैलने की संभावना कम होती है। इसीलिए जो टेल टू टेल मेथड द्वारा यानी कि पशु को पूंछ से पूंछ विधि द्वारा बांधना चाहिए। अब क्या किन पशुओं को वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं, क्या भेड़ बकरी सुअर गाय भैंस उपयुक्त सभी। तो सिंगों पर अगर हम छलों के अकॉर्डिंग हमें पशु की आयु ज्ञात करनी है तो वो हम सिर्फ गाय भैंस में ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ बकरी लेनी होती है और सींग भी बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गाय भैंस में मध चक्र की अवधि कितनी होती है, 12 से 36 घंटा, 18 से 24, 16 दिन, 21 दिन। अब ये क्या पूछ रहा है, मध चक्र की पूछ रहा है, मध काल नहीं पूछ रहा है। तो मध चक्र होता है गाय भैंस में, वो होता है बच्चों 21 दिन का। वो क्या होता है 21 दिन का गाय भैंस बकरी में, और 16 दिन का किस में होता है, ये होता है भेड़ में। ये किस में होता है, भेड़ में। और हमें मधकाल पूछता ना वो चला जाता 18 से 24 घंटा। मादा पशु में गर्भाशय की उपयुक्त पहचान क्या है, पशु का मध में नहीं आना, रेक्टम पाल्पेशन विधि उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो मादा पशु ने अगर गर्भ धारण कर दिया है तो इसकी हम क्या पहचान करेंगे। एक तो ये सही बात है कि पशु का मध में नहीं आना, यानी कि वह दूसरी बार 21 दिन के बाद हीट में नहीं आएगी, पाला में नहीं आएगी, तो ये सही बात है। दूसरी होती है कि गर्भाधारण की एक उपयुक्त मेथड होता है कौन सा, रेक्टम पाल्पेशन। कौन सी होती है विधि, रेक्टम पाल्पेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षण होता है कौन सा, बीबीसी। कौन सा बच्चों, बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड के की परीक्षा करते हैं। तो बीबीसी में क्या पहचाना जाता है, तो बीबीसी का क्या होता है भाई, ब्रोमोथाइल ब्लूकोस्टोलेज। फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रोमोथाइल ब्लूकोस्टोलेज। क्या वीर्य में शुक्राणु की संख्या ज्ञात करते हैं, क्या वीर्य में शुक्राणु की गति पता करते हैं, क्या वीर्य में पीएच शुद्धता पीएच करते हैं, शुद्धता का पता करते हैं, क्या वीर्य में मृत एवं जीवित शुक्राणु की संख्या का पता करते हैं। तो बीबीसी का मैंने क्या बताया था कि बीबी, उसी प्रकार से हमें याद रखना है पीपी, बीबी पीपी। पी का मतलब क्या था, पीएच, पी का मतलब पीएच और पी का मतलब प्यूरिटी यानी कि शुद्धता। तो बीबीसी टेस्ट में जो वीर्य की पीएच शुद्धता का पता लगाया जाता है, जबकि एमबीआर टेस्ट होता है कौन सा, एमबीआर एमबीआर में क्या होता है, इसमें है जो शुक्राणुओं की संख्या और गति का पता लगाया जाता है एमबीआर टेस्ट में। 40% से जो अधिक है शुक्राणुओं की संख्या होनी चाहिए। अब क्या है कि अम्लीय साइलेज में किस अम्ल की मात्रा है जो सर्वाधिक पाई जाती है। साइलेज में भी अम्ल पाई जाती है, ये भी हमने जाना था कि अच्छी साइलेज का पीएच क्या होता है, बहुत ही अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच होता है बच्चों 3.5 से 4.2, 3.5 से 4.2 पीएच होता है। अब एक इसमें अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, क्या लैक्टिक होता है, क्या एसिटिक, पोमेटिक, सिट्रिक। तो अम्लीय साइलेज में क्या बताया था कि ऐसे अम्लीय, ऐसे एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। लैक्टिक अम्ल जो मीठी साइलेज में ज्यादा होता है ना। पशु में सीने के चारों ओर की परिधि कहलाती है, यानी कि पशु में जो सीने के चारों ओर की परिधि होती है, जब हम पशुओं का शरीर भार ज्ञात करते हैं तब हमने शेपर का सूत्र पढ़ा था। अब उसमें हमने जाना था कि लंबाई इंच में गुणा हृदय घेरा इंच में स्क्वायर बटा 300। तो उसमें क्या था कि सीने के चारों ओर की परिधि क्या कहलाती है, क्या लंबाई कहलाती है, चौड़ाई, ऊंचाई, हृदय घृत। तो क्या कहलाती है, हृदय घृत कहलाती है। भेड़ के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, कीडिंग होती है, काविंग, लैम्बिंग, टूपिंग। तो
किडिंग क्या होती है, यानी कि बकरी का नर, बकरी का बच्चा क्या कहलाता है, किड कहलाता है, और बकरी में बच्चे देने की क्रिया क्या हो जाएगी भाई, किडिंग, है ना, किडिंग। काविंग क्या होती है, गाय भैंस में बच्चे देने की क्रिया, गाय भैंस में बच्चे देने की क्रिया क्या होती है बच्चों, काविंग होती है गाय भैंस में। लैम्बिंग क्या होती है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लैम्ब, और उसी से याद रखना लैम्बिंग क्या हो जाएगा, लैम्बिंग। और टूपिंग क्या होती है, भेड़ में प्रजनन की क्रिया, भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या होती है भाई, या समागम, या इसको बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होती है वो क्या होती है, टूपिंग, क्या होती है, टूपिंग। दो या नैनी होती है, मादा बकरी, नर बकरा, मादा भेड़, मेंढा, तो क्या होती है, मादा बकरी। जो वयस्क मादा बकरी होती है उसको डो या नैनी कहते हैं। पशुओं को बांधने का स्थान क्या होता है, पशुओं को बांधने का स्थान क्या, शेड होता है, स्टेचिन बोन, नांद मेंजर, या कोई नहीं। तो पशुओं को जो बांधने का स्थान होता है वो क्या होता है बच्चों, स्टेचिन बोन। ये हमने किस प्रकार से जाना था, यानी कि स्टेच्यू, स्टेच्यू का मतलब होता है खड़े रहना, है ना, तो स्टेचिन बोन। पशु आवास किस दिशा की तरफ ज्यादा खुला हुआ होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पशु का आवास है वो सूर्योदय यानी सर्वाधिक किस तरफ खुला होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर सर्वाधिक खुला होना चाहिए, या सूर्य की ओर। पशु आवास का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशु आवास का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, पूंछ से पूंछ विधि, सिर से सिर विधि, टेल टू टेल, 1 व 3 दोनों। ऐसा नहीं है पहला ऑप्शन देखा पूंछ से पूंछ विधि और इसको कर दिया, नहीं, पहले पूरा पढ़ो, पूंछ से पूंछ विधि, सिर से सिर विधि, टेल टू टेल विधि। तो पूंछ से पूंछ विधि को हिंदी में क्या कहते हैं, टेल टू टेल विधि। तो 1 व 3 दोनों क्या हो जाएगा, 1 व 3 दोनों। सांड को प्रजनन हेतु, सांड को प्रजनन हेतु खालिस्तान दाना देना चाहिए, कितना देना चाहिए, 1 किलोग्राम प्रतिदिन, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो कितना देना चाहिए, 2 किलोग्राम प्रतिदिन, 2 किलोग्राम प्रति डे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारी कार्य करने वाले बैलों को प्रतिदिन आहार देना चाहिए, और यह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया था। 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5, 3 से 4, 8 से 10 किलोग्राम। 8 से 10 तो देते नहीं है, ये देते हैं, है ना, ये देते हैं सामान्य। सामान्य अगर काम में कर रहे हैं, सामान्य काम करा रहे हैं बैल से, तब तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन। अगर हम मध्यम काम करा रहे हैं, कौन सा मध्यम काम करा रहे हैं, तब कितना, 2 से 2.5 किलोग्राम। और अगर हम उससे भारी काम करा रहे हैं बैल से, तब कितना, 3 से 4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशु को साधारणतः कितना नमक प्रतिदिन देना चाहिए, क्या 300 ग्राम, 30 किलोग्राम, 30 ग्राम, 3 ग्राम। तो जो आगे की यूनिट है वो हमें पता होनी चाहिए, 300 ग्राम नहीं, 30 किलोग्राम नहीं, 30 ग्राम, कितनी हो जाएगी, 30 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए साधारण नमक। वही अगर आपको पूछ ले ऊंट को कितना खिलाना चाहिए, ऊंट को पूछे तो ऊंट को 70 से 100 या 150 ग्राम है जो प्रतिदिन है जो साधारण नमक खिलाना चाहिए। पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार क्या होता है, आहार या राशन जब हमने पढ़ा था उसमें सभी पढ़ा था कि भोज्य पदार्थ क्या होता है, राशन क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, उत्पादन आहार क्या होता है, जीवन निर्वाह आहार क्या होता है। तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी हम आहार देते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, जीवन निर्वाह आहार। तो वो होता है यानी कि सिर्फ उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और वह स्वस्थ रहे। संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। आहार क्या होता है, पशु को 24 घंटे में जो भी हम खिलाते हैं वह आहार या राशन होता है। उत्पादन आहार, अतिरिक्त आहार जो भी देते हैं जीवन निर्वाह की उसे क्या कहते हैं, उत्पादन आहार कहते हैं। फिर कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि में गर्भाधान की संभावना कितनी बढ़ जाती है। तो ये दो विधि होती है, एक होती है प्राकृतिक विधि, एक होती है कृत्रिम विधि। तो इसमें क्या होती है कि अगर हम कृत्रिम विधि से गर्भाधान कराते हैं तो कितने प्रतिशत है जो गर्भाधारण की संभावना बढ़ जाती है, 55, 65, 75, 85। तो क्या हो जाएगा 65%, कितनी 65% जो संभावना बढ़ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक नर पशु द्वारा कितनी मादा पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है, ये क्या है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में तो 80 से 100, ये किसमें, प्राकृतिक विधि में नेचुरल मेथड द्वारा। और कृत्रिम विधि से कितने भी 1000 से 2000 मादा पशुओं को गर्भित कराया जा सकता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कब हुआ, किसने किया था, 1322 में अरब सरदार ने, 1780 में स्पेलेंजी ने, 1939 में संपत कुमार ने, 1942 में पी भट्टाचार्य ने। तो भारत में याद रखना, भारत में किसने किया था, 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने, मैसूर कर्नाटक में। गाय में कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है, आर्टिफिशियल वेजाइना होती है जो गाय में, उसमें उसका तापमान कितना रखा जाता है, 39 डिग्री, 41 डिग्री, 39 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री फारेनहाइट, 39 डिग्री फारेनहाइट, 41 डिग्री सेल्सियस।
तो गाय की जो आर्टिफिशियल विजाइना होती है उसका तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। भैंस की आर्टिफिशियल विजाइना का 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फारेनहाइट नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसका कितना होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड का फारेनहाइट में हम बात करें तो कितना होता है बच्चों, 106 या 107 डिग्री फारेनहाइट, है ना। गाय व भैंस के अंदर पशु में वीर्य का मात्रा कितनी होती है, गाय व भैंस के अंदर पशु में वीर्य की मात्रा कितनी निकलती है, 1 ml, 8 ml, 3.5 ml, 250 ml। तो कितनी होती है गाय भैंस से 8 ml, कितनी 8 1 ml किस होती है, भेड़ बकरी के नर से। ये गाय भैंस से 3.5 ml मानव, मानव में वीर्य की 3.5 ml ये होती है सुअर में, ये किस में होती है, सुअर में। तो फैसला लेने से पहले सोचो समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। आज का मोटिवेशनल क्या है कि अगर आपने एक बार फैसला ले लिया है कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है तो आप उसमें लग जाओ। यानी कि किसी काम को करने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया है तो उसमें 100% दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मन को भटकाना नहीं होता है। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो आज के कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ है जो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।